हेलो ऑल। तो आज के लेक्चर में हम लोग कांगड़ा के इतिहास से अपने हिमाचल प्रदेश जीके की शुरुआत कर रहे हैं। कांगड़ा की जो हिस्ट्री है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कांगड़ा में बहुत हैवी कंटेंट जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। यही कारण है जो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। जो कंटेंट है वो भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब हम लोग पिक करते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर किसी डिस्ट्रिक्ट से डोमिनेट करते हैं तो वो है आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पहले आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा कि आप लोग सबसे पहले लेक्चर्स देखोगे, जो वीडियो लेक्चर दिया गया है आपको उसको देखोगे। उसके साथ जो आपको हैंडआउट्स दिए गए हैं उनको रीड करोगे, उनको रिवाइज करोगे। उसके बाद जो दो बुक्स मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर या जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मेंशन की थी, आप उन दोनों में से किसी भी एक किताब को पढ़ोगे। वैसे बहुत ज्यादा नई चीजें आपको उन बुक्स में देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पोर्शन या तो हमारे लेक्चर में या हमारे हैंडआउट्स में जो है वो कवर किया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सजेशन दूंगा आपको क्योंकि हिमाचल प्रदेश जी के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलिवेंट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो इसका कारण है कि थोड़ा सा आप लोग अगर एक्स्ट्रा एफर्ट कर लोगे तो एक दो नंबर का आपको और ज्यादा फायदा हो सकता है। क्लियर। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप जो लेक्चर्स हैं या हैंडआउट्स उनको कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर कोई बड़ा ज्यादा फायदा आपको नहीं है। वो सिर्फ किताब ही पढ़नी है तो आप वैसे भी पढ़ सकते हो। तो आज थोड़ा सा हम लोग कहानियों को यूज करते हुए, रेफरेंसेस को यूज करते हुए हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में सबसे पहले कांगड़ा की स्पेसिफिकली हिस्ट्री जो है वो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ हिमाचल के इतिहास को समझने में बहुत ज्यादा बाधाएं हैं, बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। जिसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा आर्कियोलॉजिकल रिसर्च हुई है, यानी कि बहुत ज्यादा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हमें हिमाचल प्रदेश, चाहे ये मैं ओवरऑल सभी डिस्ट्रिक्ट्स की भी बात कर रहा हूँ, नहीं देखने को मिलते हैं। और ना ही कोई लिटरेचर जो है स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश के लिए यानी कि इन हिली एरियाज के लिए डेवलप किया गया है, लिखा गया है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्लियर। और कैसे हम हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं इतिहास को समझने के, उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे जो है आप लोगों को क्लियर कट आइडिया लगता रहेगा कि हिस्ट्री को अप्रोच किस तरीके से किया जाता है। नो डाउट हिमाचल प्रदेश में या जो क्वेश्चंस हमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, चाहे हम एचएस की बात करें, लाइट की बात करें, एनटी की बात करें, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअली डोमिनेट करते हैं, यानी कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और रेफरेंस के तौर पे जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की थी कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन जो है या किस तरीके के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। क्लियर। तो अगर पहले से ही आइडिया हो कि अच्छा यहां से ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, तो जब आप किसी भी लाइन को, किसी भी कंटेंट को रीड करोगे तो आप विजुलाइज कर पाओगे कि अच्छा इस लाइन को मेरे को पढ़ना है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर। तो यही कारण है कि हम लोगों को थोड़ा सा गहराई में जाके जो है वो चीजों को अंडरस्टैंड करना होता है, थोड़ी सी गहराई में जाके चीजों को पढ़ना होता है और जो फैक्ट्स हैं उनको जितना ज्यादा हो सके उनको मेमोराइज करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रीलिम्स में इसी तरह के प्रश्न, इसी तरह के सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। और साथ में आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि सर हिमाचल प्रदेश जीके में प्री और मेंस को अलग अलग क्यों करवाया जा रहा है। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था, इंट्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव ही होता है ताकि आपको ओवरऑल आइडिया दिखाया जा सके कि क्यों ऐसा अलग हो रहा है। तो मैंने आपको बताया भी था कि प्री और मेंस हिमाचल जीके बिल्कुल डिफरेंट है। प्री में अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, अलग टॉपिक्स के ऊपर। टॉपिक्स का मेरा मतलब है कि ज्यादा डोमिनेशन जैसे हिस्ट्री की रहती है, मेंस में ऐसा नहीं है। मेंस में एक सिलेबस स्पेसिफाई किया गया है और उसी सिलेबस के ऊपर जो है आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो प्री से ज्यादा वाइड सिलेबस वाइज अगर मैं बात करूंगा तो मेंस का है, लेकिन कंटेंट वाइज अगर मैं बात करूंगा तो प्री का सिलेबस जो है आप लोगों को इतना गहरा देखने को मिलता है कि इसको आप शायद 100% कंकर, 100% कंट्रोल नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया भी था कि आपका जो मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो हिमाचल प्रदेश के अटेम्प्ट करो और उनको सही करो। क्लियर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आजकल हर पेपर में नेगेटिव मार्किंग हो गई है। तो पहले नहीं हुआ करती थी, जैसे अलाइड वगैरह में नहीं थी, लेकिन अब हर जगह आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है और जहां पे नेगेटिव मार्किंग है वहां पे तुक्का मारोगे तो नुकसान होने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं। क्लियर। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता भी रहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा तमिलनाडु के इतिहास की, तो तमिलनाडु के इतिहास में संगम लिटरेचर, क्लियर, जो आज से अप्रोक्सीमेटली 2200-2300 साल पहले डेवलप हुआ था, लिखा गया था, उसने वहां के इतिहास को समझने में बहुत ज्यादा मदद की। अनफॉर्चुनेटली हमारे हिमाचल में इस तरह का कोई भी स्पेसिफिक टेक्स्ट, स्पेसिफिक लिटरेचर हमारे यहाँ की भाषा में हमें डेवलप होता हुआ नहीं देखने को मिला। इसके अलावा क्योंकि हमारे जो एरियाज हैं वो जोग्राफिकली टफ एरियाज हैं,
तो यहाँ पे लिटरेचर डेवलप होने की जो बात है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं उठती है। यहाँ पे लोग या तो मेडिटेशन करने के लिए आया करते थे, पूजा अर्चना करने के लिए आया करते थे, या तो यहाँ पे वो लोग रहा करते थे जो कहीं ना कहीं जो प्लेन्स में लोग थे उनसे परेशान थे, या प्लेन में जो लोग आए उन्होंने उनको पुश कर दिया और उन्होंने बाद में पहाड़ों में जाके शरण दे दी। यही कारण है हिमाचल का इतिहास, स्पेशली अगर मैं एंशियंट हिमाचल प्रदेश इतिहास की, हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री की बात करूंगा, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा चीजें जो है वो बहुत जो है वो हैपहैजर्ड चीजें देखने को मिलती हैं। ये मैं आपको आज भी बताऊंगा, क्लियर। बहुत ज्यादा चीजें, कुछ किताबों में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, और कांगड़ा जो है वो उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक एरिया का नाम क्या था या नाम क्या है, तो क्या आज तो कांगड़ा ही है, लेकिन पहले क्या नाम हुआ करता था। तो अलग अलग जो हिस्टोरियंस है, अलग अलग जो लिटरेचर्स हैं, लिटरेचर राइटर्स हैं, उनके द्वारा जो है वो हमें अलग अलग नाम इस स्पेसिफिक एरिया के देखने को मिलते हैं। तो अगेन आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा हर एक डायमेंशन को, हर एक एस्पेक्ट को कवर करने का। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले जो है वो हमारे कांगड़ा के इतिहास की शुरुआत करते हैं, क्लियर। तो जब हम लोग कांगड़ा के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की अब मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, और अब सब लोगों को पता ही है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट तो बहुत बड़ी है, क्लियर, और कांगड़ा सबसे पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट भी हिमाचल प्रदेश की मानी जाती है, मानी की जाती है ही, क्लियर। तो कांगड़ा में सिटीज तो बहुत आते हैं, कोई कांगड़ा में गुलेर एरिया आ रहा है, कांगड़ा में कोई नूरपुर आ रहा है, क्लियर। लेकिन अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम स्पेसिफिक कांगड़ा एरिया की बात करेंगे। ये वही एरिया है जिसके नाम पे पूरे के पूरी जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम पड़ा है। तो जब कांगड़ा के इतिहास की हम बात करते हैं, जिसमें कांगड़ा स्पेसिफिक सिटी, जो कांगड़ा स्पेसिफिक एरिया है वो, और उसके साथ साथ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बाकी एरियाज भी कवर किए जा सकते हैं, तो इसके इतिहास में हम लोगों को सबसे पहले इसको लोकेट करना होता है कि जो स्पेसिफिक एरिया है वो किस एंशियंट किंगडम से रिलेट करता है, किस एंशियंट किंगडम से एसोसिएट करता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं भारत के इतिहास में लेके जाना चाहूंगा। देखिए कहानी क्या हुआ करती थी कि आप सब लोगों ने जो है वो वैसे भी रीड तो किया ही होगा हिस्ट्री को। हिस्ट्री को जब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं तो हिस्ट्री को हम लोग अलग अलग एजेज में, अलग अलग फेजेस में डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा जो फेज आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्री हिस्टोरिक इरा, प्री हिस्टोरिक इरा या प्री हिस्टोरिक फेज। प्री हिस्टोरिक इरा का मतलब क्या रहता है, एक ऐसी एज जहां पे हम लोग स्टोन को यूज किया करते थे, हमने मेटल वगैरह की डिस्कवरी नहीं की हुई थी, जिसको हम लोग स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूंगा हिंदुस्तान के इतिहास में, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फेज आता है वो बेसिकली आपका है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला फेज, जिसको आप लोग ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हो। ब्रॉन्ज एज कुछ आपको स्पेसिफिक एरियाज में हिंदुस्तान के में डिस्ट्रीब्यूट होती हुई देखने को मिलती है। ब्रॉन्ज एज वो जहां पे ब्रॉन्ज को एक मेटल के रूप में यूज किया गया। ब्रॉन्ज का यूजेज उस स्पेसिफिक या उन स्पेसिफिक एरियाज की डेवलपमेंट को दर्शाता था, क्योंकि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यहाँ पे लेटर सपोज आपकी मोहनजोदारो है पाकिस्तान में, स्पेसिफिक टाइम पे आपकी हड़प्पा एक करके जगह है, यहाँ पे कॉपर को जो है या कॉपर को रिफाइन करके, कॉपर को बेटर करके उसका जो है वो एलॉय बनाया जाता था, जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं, उनको यूज किया जाता था। यहाँ पे आपका गुजरात वाले एरियाज आ गए, क्लियर, आपके उत्तर प्रदेश हरियाणा के एरियाज आ गए। इन सारे के सारे एरियाज को मैं जो है वो हम लोग ब्रॉन्ज का यूजेस बहुत लार्ज स्केल पे देखते थे, और इनको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या ब्रॉन्ज एज के साथ रिलेट करते हैं। इसके अलावा जो हिंदुस्तान का बाकी हिस्सा है, जैसे मान लो ये साउथ वाला एरिया है या ये आपका ईस्टर्न एरिया है, यहाँ पे ब्रॉन्ज को यूज नहीं किया जाता था, तो इन जगहों पे हम लोग कहते थे कि यहाँ पे कॉपर एज चली हुई है, क्योंकि अभी ये कॉपर से ब्रॉन्ज बनाना नहीं सीखे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक जगह पे ब्रॉन्ज का यूज होना और दूसरी जगह पे ब्रॉन्ज का यूज नहीं होना, ये दर्शाता था कि जो स्पेसिफिक एरिया वाले लोग थे ये ज्यादा डेवलप थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर इस टाइम तक इतनी ज्यादा रिसर्च हो चुकी है, क्लियर, अप्रोक्सीमेटली 2600 साइट्स, मतलब 2600 एरियाज ऐसे लोकेट किए जा चुके हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यानी कि यहाँ पे एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन हम लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा तो हिमाचल प्रदेश में हम लोगों को कोई भी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट या एरिया जो है वो नहीं देखने को मिलता है, क्लियर। तो जिसके कारण अगेन जो ये रिसर्च हुई, इसका फायदा हम लोगों को हिमाचल के इतिहास को समझने में नहीं हुआ। तीसरी जो सबसे रेलेवेंट एज हमारी आती है जब हम लोग हिस्ट्री को समझते हैं, तीसरी एज हमारी आती है जिसको हम लोग जो है वो वैदिक एज के नाम से जानते हैं।
वैदिक एज का मतलब क्या है, ध्यान रखिए, वैदिक एज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री, क्योंकि वैदिक पीरियड में जो चीजें लिखी गई, वैदिक पीरियड देखिए किसके लिए ज्यादा जो वो फेमस है, इस टाइम पे आपका जो लिटरेचर है, स्पेशली जो हिंदू रिलीजन लिटरेचर है, ये रिलीजियस लिटरेचर है, वो डेवलप हुआ। यहां पे सबसे पहले वेदास लिखे गए, क्लियर, उसके बाद जो है वो आपके बाकी हिंदू टेक्स्ट लिखे गए, क्लियर। तो यहां पे जब आपके हिंदू टेक्स्ट लिखे जा रहे थे ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, तो वहां पे रेफरेंस दी गई हिली एरियाज के लिए, वहां पे रेफरेंस दी गई उन एरियाज के लिए जो इस स्पेसिफिक टाइम पे हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। और इन्हीं लिटरेचर में, इन्हीं जो संस्कृत लिटरेचर स्पेसिफिक टाइम पे लिखे जा रहे हैं, इन्हीं संस्कृत लिटरेचर को जब हम लोग पढ़ते हैं, जिनमें अगर मैं बात करूंगा तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग हिंदू लिटरेचर की बात करते हैं तो उसमें जो पुराण है, ठीक है, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, ठीक है, इनका बहुत ज्यादा महत्व होता है। पद्म पुराण, ब्रह्मणा पुराण, ब्रह्म पुराण, क्लियर। तो ये अलग अलग पुराण है। पुराण जो है वो हमें स्पेसिफिक जो गॉड एंड गॉडेसेस हैं उनके बारे में बताते हैं, जो हमारे फोकलोर हैं यानी कि पुरानी कहानियां हैं उनके बारे में बताते हैं। उन्हीं पुराणास में लिखी हुई कुछ कहानियों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां से हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के कुछ एरिया के इतिहास का पता चलता है। तो यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम लोगों को कहीं ना कहीं जो वैदिक एज में लिखे हुआ लिटरेचर है, चाहे वो पहले जो है वो आपके वेदास लिखे गए, बाद में पुराणास लिखे गए, क्लियर, या पुराण लिखे गए, उसके साथ साथ जो है वो आपका पाणिनि के द्वारा, यानी कि जो हमारे कुछ स्कॉलर्स है संस्कृत के, पाणिनि के द्वारा कुछ किताबें लिखी गई, बाद में राजतरंगिणी लिखी गई। ये तो हम मॉडर्न एज की ही बात कर रहे हैं, इन्हीं के ऊपर आज के लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है वो आज भी हम लोगों को जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनसे बहुत ज्यादा पता चलता है, स्पेशली अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करूं। तो उसी एंशिएंट हिस्ट्री को थोड़ा सा समझाते हुए आप लोगों को एक और छोटी सी कहानी में आपको बताता हूं। वैसे जब आप एंशिएंट मिडाइवल कल्चर पढ़ोगे, आपने पढ़ा होगा, तो आपको ये स्टोरी जो है वो सारी पता होगी। देखो कहानी क्या थी कि जब आपकी वैदिक एज की शुरुआत हुई तो वैदिक एज में पूरे का पूरा जो हिंदुस्तान था, स्पेशली जो नदन एरियाज थे जहां पे हम लोग रहते हैं, इन एरियाज में आपके बिल्कुल छोटे छोटे, मतलब ऐसा रख लो आपकी गांव के लेवल के ऊपर, विलेज के लेवल के ऊपर जो है वो ऑटोनोमस यूनिट हुआ करते थे। ऑटोनोमस यूनिट का मतलब है कि छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। यही राज्य विद द पैसेज ऑफ टाइम, मान लो एक छोटे राज्य ने दूसरे को एक्वायर कर लिया, दूसरे ने तीसरे को एक्वायर कर लिया, विद द पैसेज ऑफ टाइम यही जो छोटे छोटे आपके गांव थे जो ऑटोनोमस थे, इन्होंने अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, दूसरे एरियाज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और आपके कंपैरेटिवली बड़े किंगडम्स, बड़े राज्य जो हैं उनकी फॉर्मेशन, उनकी एस्टेब्लिशमेंट होती हुई हम लोगों को देखने को मिली। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वैदिक पीरियड आपका पास हुआ तो ये जो बड़े किंगडम बने, बड़े किंगडम बने, बड़े साम्राज्य बने, बने राज्य बने, इनको कहा जाता था जनपदास। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे और समय आगे बढ़ा, यही जनपदास जो हैं वो अल्टीमेटली 16 बड़े बड़े स्टेट्स में डिवाइड हो गए, जिसको आप लोग जो हैं वो क्या जानते हो, महाजनपदास के नाम से जानते हो। समझेगा नहीं तो ये तो आपने पढ़ा होगा ना, सुना होगा आपने, मौर्यंस के बारे में सुना होगा, कौशी के बारे में सुना होगा, वैजी के बारे में सुना होगा, कुरु के बारे में सुना होगा, गांधारा के बारे में सुना होगा, ये सारे महाजनपदास हैं। तो इतिहास में आप लोग महाजनपदास के बारे में सुनते हो, और इन्हीं महाजनपदास में से एक महाजनपद जिसका नाम मगध महाजनपद था, उसमें उसने जो है वो धीरे धीरे सारे के सारे जनपदास को कंट्रोल कर लिया। और जब चंद्रगुप्त मौर्य आपके राजा बने तो प्रॉपर मौर्यन किंगडम के एस्टेब्लिशमेंट पूरे के पूरे, ऑलमोस्ट पूरे के पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हम लोगों को होती हुई देखने को मिलती है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी कि पहले छोटा राज्य बना, फिर उसने आसपास जो पावरफुल था उसने जो कमजोर आसपास के एरिया से उनको कन्कर किया, बड़ी टेरिटरी बनी जिसको हम जनपद कहा करते थे। तो 800 700 या 800 900 एडी के आसपास आपके जो है वो पहले 40 से लेके 46 के आसपास जनपदास हुआ करते थे। फिर इन्हीं जनपदास को मर्ज हुए, यानी कि एक जनपद ने दूसरे को एक्वायर किया, तीसरे को एक्वायर किया और खुद को बड़ा बनाया, और वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हुए, महाजनपदास में कन्वर्ट हुए। और इसके बाद आपके बाद में मौर्यन किंगडम की शुरुआत हमें देखने को मिलती है, जिनकी ओरिजिनेशन मगध, पहले जो जनपद था और बाद में वही मगध जो है वो महाजनपद बना, वहां से देखने को मिलती है। अब ये मैं सारी कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं, इसके पीछे भी स्टोरी है, इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे का मेरा कारण क्या है कि जब हम अब कांगड़ा के स्पेसिफिक इतिहास को समझेंगे, या बाद में जब हमारी पूरी हिस्ट्री खत्म होगी और मैं एक जो वो कंक्लूडिंग रिमार्क दूंगा ऑन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वहां पे जो सोर्सेज हैं, ये जो टाइम लाइन है,
ये जो एरियाज हैं या ये जो हमारा अलग अलग जगहों पे हुई इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल हैपनिंग है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करेंगी आपकी अंडरस्टैंडिंग में। फैक्ट्स ही मेमोराइज करने हैं, किताब दी हुई है, अगर कहानी समझनी है तो लेक्चर को आप लोग जरूर देखिए। क्लियर? तो वापस आते हैं। तो यहां पे मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा था कि कैसे जब हमारा वैदिक एज की शुरुआत हुई। अब मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूं, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं जिनका हिस्ट्री वगैरह नहीं है, तो वैदिक एज की शुरुआत हम लोग मानते हैं अराउंड 1500 बीसी। 1500 बीसी का मतलब क्या रहता है कि जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उसको जीरो माना गया। क्लियर? यानी कि वहां से मॉडर्न इरा की शुरुआत हुई। तो आज हम लोग कहां पे पहुंच गए हैं? 2021। क्लियर? एडी में पहुंच चुके हैं, फिर 2022 में पहुंच जाएंगे। क्लियर? 2021 एडी में पहुंच चुके हैं। तो अब जीसस क्राइस्ट की बर्थ के पहले क्या घटित हुआ? जीसस क्राइस्ट की बर्थ के अप्रोक्सीमेटली 500 साल पहले जो है वो महात्मा बुद्धा थे। क्लियर? तो उसको हम 500 बीसी कह देंगे। जीसस क्राइस्ट की बर्थ के अप्रोक्सीमेटली 2500 साल पहले जो है, 2500 ईयर्स एगो जो है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट होनी शुरू होगी, तो हम उसको 2500 बीसी कह देंगे। तो 2500 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट के अराइवल से 2500 साल पहले क्या हुआ। तो उसी तरीके से जब मैंने आपको कहा कि 1500 बीसी, तो इसका मतलब है कि क्राइस्ट के अराइवल से 1500 साल पहले वैदिक एज की शुरुआत हुई। तो आज अगर मैं ऐड करूंगा तो 1500 हो गया, और 2021 कितना हो गया आपका? अप्रोक्सीमेटली साढ़े मतलब 4000 के आसपास जो वो टोटल साल पहले की बात हो रही है। क्लियर? तो इस तरीके से जो है वो हमारी 4 3337 जो भी बन रहा है, तो इस तरीके से जो है वो हमारी वैदिक एज जो है वो हजारों साल पुरानी है। आज भी हम लोगों को जो वैदिक एज है या जो वेदास लिखे गए हैं उनकी रेलेवेंस या इंपैक्ट हमारी प्रेजेंट सोसाइटी के ऊपर देखने को मिलता है। ऐसा दुनिया में बहुत रेयर है कि किसी देश का 400 साल पुराना इतिहास आज भी हम लोगों को कहीं ना कहीं लोगों के समाज के अंदर, लोगों के कल्चर के अंदर या सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है। तो ये हमारे देश की ब्यूटी है, सुंदरता है कि 4000 साल पहले की जो कुछ चीजें हैं वो आज हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो आज ये जो पुरानाज हैं, जो वेदास हैं, जिनकी रेलेवेंस है, ये बहुत साल पहले लिखे गए थे। उसके बाद मल्टीपल इन्वेजन्स हुए, मल्टीपल कल्चर्स आए, मल्टीपल रिलीजन्स आए, लेकिन फिर भी जो हमारा कल्चर है उसने सबको एम्ब्रेस किया, एक्सेप्ट किया, और साथ में अपने आप को भी इंटैक्ट रखा, यानी कि अपने आप को भी स्ट्रांग रखा। क्लियर? तो मैं बात आपको ये बता रहा था कि जो वैदिक एज है जिसकी शुरुआत 500 बीसी पहले हुई थी, धीरे धीरे यही जो छोटे छोटे आपके गांव के लेवल के किंगडम हुआ करते थे, इन्होंने अपने आप को जनपदाज में कन्वर्ट कर लिया, और यही जनपदाज जो है वो महाजनपदाज में बाद में कन्वर्ट हुए। तो इन्हीं जनपदाज में से, अब यही जो कहानी थी जो वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, इन्हीं जनपदाज में से एक जनपद हुआ करता था। अब मैं उसका नाम आपको बताता हूं। क्लियर? अब हमारी कहानी कांगड़ा की शुरू हो रही है। आई होप जनपद तक की स्टोरी समझ आ गई आपको। 1000 के आसपास रख लो आप, 900 बीसी के आसपास। इन्हीं जनपदाज में से एक जनपद हुआ करता था जिसको कुछ जगहों के ऊपर त्रिगार्ता कहा गया। त्रिगार्ता कहा गया क्योंकि 3 नदियों के बीच का जो एरिया था, त्रिगार्ता में 3 नदियां कौन कौन सी थी, मतलब 3 नदियों का एरिया जिसको त्रिगार्ता कहा गया, जिसमें एक आपकी है ब्यास, दूसरी है आपकी सतलुज, तीसरी आपकी है रावी। तो इन 3 नदियों का जो एरिया है उसको त्रिगार्ता कहा गया। तो त्रिगार्ता एक जनपद हुआ करता था। यही त्रिगार्ता को कुछ जगहों के ऊपर जो है वो किसी और नाम से पुकारा गया, जहां पे इसको कहा गया जालंधर। तो ध्यान रखिए, जब हम कांगड़ा के ओरिजिन को ट्रेस करते हैं तो कांगड़ा जो है वो हमारा एक एरिया हुआ करता था, किस जनपद का? त्रिगार्ता का, या जिसको जालंधर भी कहा जाता है। अब त्रिगार्ता कुछ किताबों में त्रिगार्ता कहा गया, जैसे महाभारत में त्रिगार्ता कहा गया। महाभारत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे त्रिगार्ता की रेफरेंस आती है। त्रिगार्ता का राजा था सुशर्मा, जिसने कौरवों का साथ दिया था जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी। क्लियर? तो उसकी रेफरेंस जो है वो हम लोगों को महाभारत में देखने को मिलती है त्रिगार्ता के राजा के रूप में। जब हम लोग जालंधर की बात करते हैं, तो जब हम हिंदू पुराने टेक्स्ट को पढ़ते हैं, जैसे जब हम पद्म पुराण को पढ़ते हैं, तो पद्म पुराण में इस सारे के सारे एरिया को जालंधर एरिया कहा गया है। क्लियर? तो कांगड़ा जो आज आपका है उसको आप त्रिगार्ता के साथ रिलेट कर सकते हो, उसको या त्रिगार्ता किंगडम का हिस्सा मान सकते हो, या उसको आप जालंधर किंगडम का हिस्सा भी मान सकते हो। क्लियर? अब यहां पे कहानी सुनिए सारे के सारे, कि अब क्या है कि एक त्रिगार्ता किंगडम है, बहुत बड़ा किंगडम है, उसमें एक एरिया जो है वो आज का कांगड़ा है, उसको किस और नाम से पुकारा जाता है वो मैं थोड़ी देर में आता हूं। कांगड़ा है तो इसका साइज तो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अब देखिए, इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको पुरानी स्टोरी, पुरानी कहानी जो मैं सुनाता हूं, जो हमारे पद्म पुराण में लिखी गई है।
पद्म पुराण में रेफरेंस दी गई, वहां पे कहा गया कि एक जालंधर करके राक्षस हुआ करते थे, डमन हुआ करते थे। जो जालंधर थे वो माँ गंगा और समुद्र के यानी कि ओशियन के बेटे थे। इनसे परेशान होके लॉर्ड शिवा ने जब जालंधर की मृत्यु की, जब जालंधर को मारा, तो जालंधर की पूरी जो बॉडी थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यानी कि धड़ कहीं गिरा, क्लियर, पांव कहीं गिरे, धन हाथ कहीं गिरे, जो बाकी बॉडी बच की टॉर्सो है वो कहीं गिरा, क्लियर। तो जो पूरे का पूरे एरिया जहां पे जालंधर राक्षस गिरा, वो बेसिकली जो है वो आज का जो आपका, जिसको आप त्रिगार्ता बोल लो या जिसको आप जालंधर किंगडम बोल लो, जिसका कांगड़ा एक हिस्सा है, उसकी फॉर्मेशन हुई, उसकी शुरुआत हुई। और जहां पे जालंधर राक्षस के कान गिरे, यानी कि धड़ गिरा, कान गिरे, उसी कान के ऊपर जो आज आप एक जगह देखते हो जिसको आप लोग कान गिरा, जहां पे कान गिरा, कान के ऊपर जो जगह बनी, दैट इज योर प्रेजेंट कांगड़ा। तो कांगड़ा जो आज है, इसके पीछे भी अलग अलग कहानियां हैं। ये मैंने आप लोगों को एक रेफरेंस दिया पद्म पुराण का, जहां से हम लोग कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट करते हैं कि आज जो जगह है इसको कांगड़ा क्यों कहा जाता है। इसके और भी नाम है, क्लियर, इसको नगरकोट कहा जाता है, भीमकोट कहा जाता है, भीमनगर कहा जाता है, क्लियर, कलिंद्रेन कहा जाता है। तो इसका नाम कांगड़ा कहां से पड़ा, तो इसकी जो हिस्टोरिकल रेफरेंस है वो आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो। कुछ जगहों पे एक हमारे हिस्टोरियन है बीएस अग्रवाल, वो ये कहते हैं कि इस स्पेसिफिक किंगडम की जो फॉर्मेशन है वो सेंट्रल एशिया से एक ट्राइब आई थी जिसका नाम कनक ट्राइब था। तो कनक ट्राइब से भी शायद जो आज हमारी डिस्ट्रिक्ट है, जो एरिया है, उसको कांगड़ा के नाम से पड़ता है। तो ये ट्राइब के नाम पे पड़ा या जालंधर राक्षस के मरने के बाद पड़ा, अगेन हिमाचल के इतिहास में इस तरह की कहानियां जो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये स्पेसिफिक एरिया जो है उसका नाम, इसकी नेमिंग जो है वो कैसे हुई, क्योंकि ये जो रेफरेंसेज हैं, क्लियर, ये जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेज है जहां पे ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हम इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं, ये हमारे लिए बहुत काम आते हैं, हिस्ट्री को समझने में भी और एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के इतिहास को एनालाइज करने में भी। तो वापस यही जो मैं आपको बता रहा था पूरी स्टोरी, कि एक स्पेसिफिक टेरिटरी थी जिसको त्रिगार्ता भी कहा जाता है, जालंधर भी कहा जाता था, क्लियर, या त्रिगार्ता भी कहा जाता था, जालंधर भी कहा जाता था। उसमें एक एरिया हुआ करता था जिसका नाम था कांगड़ा। इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो कैपिटल थी आज का जो आपका पाकिस्तान है, वहां पे एक जगह है, आप, आई होप आपने सुना होगा उसका नाम, दैट इज मुल्तान, क्लियर। तो जो मुल्तान नामक एक जगह है, वहां पे कैपिटल हुआ करती थी किसकी, आपकी जो त्रिगार्ता था पुराना, उसकी। त्रिगार्ता में जिस मैंने रेफरेंस दी, मैंने कहा कि त्रिगार्ता का रेफरेंस दिया गया है किसमें, महाभारत में भी। तो जिस राजा को महाभारत में रेफरेंस किया गया और कहा गया कि त्रिगार्ता का राजा था, उसका नाम था सुशर्मा चंद। और सुशर्मा जो है वो कांगड़ा का यानी कि त्रिगार्ता का 334वां राजा था, 234th किंग था। तो इसका मतलब है कि उससे पहले भी वहां पे राजे रहे होंगे, क्लियर। तो पहला राजा जब हम लोग कांगड़ा का कंसीडर करते हैं, उसका नाम है भूमाचंद। कई जगह भूमाचंद लिखा गया है, कई जगह जो है वो भीमचंद लिखा हुआ है। इसके लिए जो है वो आपको ब्रह्मणा पुराण जो है उसको पढ़ना पड़ेगा, वहां पे रेफरेंस दी गई है कि ये जो ओरिजिन है त्रिगार्ता के रूलर्स का, जिन रूलर्स को आप लोग कटोच रूलर के नाम से भी जानते हो, तो सबसे पहला जो राजा था उसका नाम क्या था, भूमाचंद था। कई रेफरेंस में वहां पे भीमचंद भी उसको लिखा गया है। और इसी लीनिएज में, इसी सीक्वेंस में जो 234th राजा था उसका नाम था सुशर्मा चंद। अब यहां पे ना आप एक चीज ध्यान रखिए, यहां पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, आप मेरे से 2-3 तरह के क्वेश्चन बच्चे पूछते रहते हैं जहां पे वो परेशान होते हैं। उन दोनों क्वेश्चंस को मैं यहां पे एड्रेस कर दूंगा कि नगरकोट का फाउंडर कौन था, या नगरकोट क्या था, या इसका फाउंडर कौन था। अगर मैं बात करूंगा त्रिगार्ता का, तो त्रिगार्ता का जो फाउंडर था उसका नाम यहां पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, उसका नाम था भूमाचंद। जो सुशर्मा चंद था वो नगर, जो त्रिगार्ता है या जालंधर आपका किंगडम है, उसका फाउंडर नहीं था, वो उसका 234वां राजा था। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि महाभारत में उसकी रेफरेंस जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है, क्लियर। तो अब इसी में ही एक एरिया है जिसका नाम है कांगड़ा। देन इसी स्पेसिफिक किंगडम में एक इनकी सिटी है जिसका नाम है मुल्तान, जो त्रिगार्ता की कैपिटल है इनिशियली, यानी कि जब भूमाचंद ने बनाया तो कैपिटल जो है वो क्या हुआ करती थी, मुल्तान ही हुआ करती थी। कांगड़ा के बिल्कुल फुट हिल्स में एक जगह थी जिसका नाम था जालंधर। तो आज भी आप उस स्पेसिफिक जगह को देख सकते हो। तो पूरा एरिया कांगड़ा की मैं बात करूं, आज थोड़ा मैं लिंक कर रहा हूं मॉडर्न के साथ,
कांगड़ा की आज के कांगड़ा की बात करूं, आज के जलंधर की बात करूं, आज के मुल्तान की बात करूं, तो ये सारे के सारे जो है वो त्रिगार्ता किंगडम का हिस्सा हुआ करते थे। इनिशियली भूमा चंद ने जो है वो मुल्तान को अपनी राजधानी बनाया था। जब सुशर्मा चंद राजा बना तब भी मुल्तान राजधानी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब महाभारता में सुशर्मा चंद, जब कौरवों की हार हुई और सुशर्मा चंद जो कि कौरवों को सपोर्ट कर रहे थे, तो सुशर्मा चंद को वहां से अपनी गद्दी छोड़ के स्पेसिफिक एरिया को छोड़ के जो है वो वापिस आना पड़ा। तो वहां पे सुशर्मा चंद ने जो है वो मुल्तान को छोड़ा और अपनी राजधानी जो है वो इस स्पेसिफिक एरिया में, यानी कि जो आज आपका कांगड़ा है, यहां पे बनाई। और यहां से जो है वो इसका नाम, यानी कि जो इस स्पेसिफिक टाइम पे आपको कांगड़ा का किला देखने को मिलता है, जिसको आप लोग जो है वो नगरकोट फोर्ट के नाम से भी जानते हो, तो उसकी जो फाउंडेशन है वो किसके द्वारा की गई? वो आपकी सुशर्मा चंद के द्वारा की गई। उसमें भूमाचंद या किसी और राजा का कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो जब आपसे पूछा जाता है कि हु फाउंडेड नगरकोट, देन सुशर्मा चंद फाउंडेड नगरकोट। हु फाउंडेड त्रिगार्ता किंगडम, देन भूमाचंद या भीमचंद फाउंडेड क्या? त्रिगार्ता। समझ आ रहा कहानी की नहीं आ रहा? सारे का सारा क्लियर? तो जब सुशर्मा चंद ने राजधानी बनाई तो उसने मेन राजधानी जो है वो आपकी अपनी जो एस्टेब्लिश की सीट, अपना किला बनाया, वो नगरकोट में बुलाया। तो वहां पे उसने दो एरियाज, दो हेडक्वार्टर्स अपने फॉर्म किए। जो कैपिटल है वो तो बन गई आपकी कौन सी? नगरकोट। हेडक्वार्टर्स बने जहां से ऑपरेट होते थे पूरे के पूरे एरियाज। जो हिली एरियाज थे वो ऑब्वियस सी बात है, जो नगरकोट है, नगरकोट वाला एरिया है जो कांगड़ा है आज का, वहां से ऑपरेट होते थे। और जो जलंधर वाला एरिया है वहां पे जो प्लेन एरियाज कटोच रूलर्स या त्रिगार्ता किंगडम के अंडर हुआ करते थे, वो वहां से कंट्रोल किया जाता है, उनको वहां से रेगुलेट किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो नगरकोट है इसकी फॉर्मेशन होती हुई देखने को मिली। अब अगर आप स्पेसिफिकली पूछोगे यार नगरकोट बना कब, तो ये एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि नगरकोट शब्द जो है वो बहुत बाद में, ये जो मिडाइवल टाइम के हिस्टोरियंस हैं इन्होंने यूज करना शुरू किया। एंशियंट हिस्ट्री में हमें नगरकोट शब्द नहीं देखने को मिलता है, वहां पे हमें त्रिगार्ता देखने को मिलता है या जलंधर देखने को मिलता है। तो ये आई होप ये पूरे की पूरी जो कहानी है, ये पूरे की पूरी जो स्टोरी है, आप लोगों को थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू होगी। तो क्या आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ अभी तक कि जो कांगड़ा है वो एंशियंट किंगडम त्रिगार्ता या जलंधर का हिस्सा हुआ करता था? अब इसके बाद मैं जलंधर शब्द यूज नहीं करूंगा, क्योंकि बाद में यही त्रिगार्ता या जलंधर है, इसका एक हेडक्वार्टर बना, एक जलंधर में बना, दूसरा नगरकोट में बना। नगरकोट कौन? जहां पे आप इस स्पेसिफिक टाइम पे ओल्ड कांगड़ा जिसको आप कहते हो, या जो आपका आज का कांगड़े का किला जो है वो देखने को मिलता है। तो क्या समझे? एक बार फिर से रिवाइज करो कि जो कांगड़ा है वो किन किंगडम्स का हिस्सा हुआ करता था? वो त्रिगार्ता का हिस्सा था, या जिसको जलंधर भी कहा जाता था। जलंधर कहां रेफरेंस दी गई? जलंधर जो है वो पद्म पुराण में रेफरेंस दी गई। और जो त्रिगार्ता है वो कहां रेफरेंस दी गई? मैक्सिमम जगहों के ऊपर। महाभारत की अगर हम बात करेंगे, राजतरंगिणी की मैं बात करूंगा, वो आज से 800-900 साल पहले ही लिखी गई थी। संस्कृत में लिखी गई थी। एक संस्कृत स्कॉलर थे जिन्होंने कश्मीर के राजाओं के इतिहास के ऊपर किताब लिखी थी, राजतरंगिणी, कल्हान जिनका नाम था। तो कल्हान भी इस स्पेसिफिक एरिया को जो है वो त्रिगार्ता के नाम से ही पुकारते थे। तो ये तो बात होगी कि जो आज का कांगड़ा है, क्लियर, जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट भी इंक्लूड कर सकते हो, ये सारे का सारा जो कांगड़े वाला एरिया है ये किस स्पेसिफिक एंशिएंट किंगडम का हिस्सा हुआ करता था, कौन इसके फाउंडर थे, कैसे धीरे धीरे जो आपको आगे ये बढ़ता हुआ देखने को मिला। यहां तक कहानी समझ आई? अब दूसरी बात है कि जो आज का कांगड़ा है, यानी कि इस स्पेसिफिक टाइम पे जो कांगड़ा एरिया आपको देखने को मिलता है, जो इवेंचुअली पूरी डिस्ट्रिक्ट का नाम जिसके नाम पे पड़ा, उसके अलग अलग नाम क्या है हिस्टोरिकली, तो देखते जाओ। उसके अलग अलग नाम है। उसको नगरकोट के नाम से जाना जाता है, उसको भीमकोट के नाम से जाना जाता है, उसको भीमनगर भी कहा जाता था, उसको कटोच भी कहा जाता था, उसको कांगड़ा भी कहा जाता है। क्लियर? तो जो कांगड़ा है उसके अलग अलग नाम हिस्ट्री में, नगरकोट है, भीमकोट है, भीमनगर है, कटोच है, या मॉडर्न नेम कांगड़ा है। तो यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि किसने इसका नाम ये दिया। नगरकोट की रेफरेंस मैंने आप लोगों को दे ही दी कि नगरकोट के बारे में बहुत क्लियरली जो है वो हम लोगों को आइडिया नहीं है। नगरकोट मिडाइवल एरिया में जो है वो इस स्पेसिफिक एरिया के लिए शब्द यूज होना शुरू हुआ, तो वहां से हम लोग जो है उसको नगरकोट के नाम से डालते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि जो कटोच है, ठीक है, जो रूलर है कांगड़ा के, कटोच, तो ऐसा बोलते हैं कि कटोच जो नाम पड़ा वो यही पड़ा कि नगरकोट विच, ठीक है, बोलते हैं ना पहाड़ी में इधे विच। क्लियर? पंजाबी भी है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा हमारा डायलेक्ट भी सेम होता है। तो कोट विच, ठीक है, कोट के अंदर जो लोग रहते थे वहां पे वो कोट विच से कटोच बने। क्लियर? तो कई लोग जो ओरिजिनेशन है कटोच रूलर्स का वो इस नाम के साथ, या कटोच शब्द का वो इस नाम के साथ भी रिलेट करते हैं। क्लियर? तो पहला तो नगरकोट की कहानी तो मैंने आपको बता दी। दूसरा है भीमकोट।
अब देखिए भीमकोट की रेफरेंस जो है वो आपके एक स्कॉलर हैं, ठीक है, सेंट्रल एशियन स्कॉलर हैं जिनका नाम है फरिश्ता। 15th 16th सेंचुरी में, स्पेसिफिकली 16th सेंचुरी में, जब हिंदुस्तान में डेक्कन सल्तनत हुआ करती थी। डेक्कन सल्तनत समझो कि क्या है। डेक्कन सल्तनत जो है वो यहाँ पे साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में जो है वो आपकी 5 रियासतें हुआ करती थी, मुस्लिम रियासतें थी। जैसे आपका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, जैसे आपकी गोलकुंडा है, आपकी अहमदनगर है, इस नामक की रियासतें हुआ करती थी। तो यहाँ पे ये स्कॉलर बैठा करते थे। तो जब फरिश्ता लिखता है तो फरिश्ता इस स्पेसिफिक एरिया को जो है वो भीमकोट के नाम से जो है वो पुकारता है। क्लियर। तो भीमकोट का जो रेफरेंस दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, वो फरिश्ता के द्वारा किया। दूसरा है भीमनगर। भीमनगर दिया गया उतबी के द्वारा। उतबी कौन है? उतबी जो है वो पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे महमूद ऑफ गजनवी के। तो आई होप आप लोगों को पता भी होगा महमूद ऑफ गजनवी के बारे में, वैसे हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे। तो महमूद ऑफ गजनवी के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे उतबी, उन्होंने जो है वो एक किताब लिखी जिसका नाम था तारीख यामिनी। तो तारीख यामिनी में ये रेफरेंस देते हैं जहां पे जो एक्सपीडिशंस थी महमूद ऑफ गजनवी की, आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि महमूद ऑफ गजनवी जो है उसने 17 बार हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया। क्लियर। और जब वो चौथी बार अटैक कर रहा था तब उसने जो हमारा नगरकोट का किला है उसको प्लंडर किया, यानी कि उसके ऊपर अटैक किया और उसको कंट्रोल किया। तो उतबी की जो राइटिंग है तारीख यामिनी, जहां पे वो महमूद ऑफ गजनवी के बारे में लिखता है, वहां से हम लोगों को पता चलता है, वहां पे इसने जो रेफरेंस दी है नगरकोट की, तो वहां पे उतबी ने जो है उसको क्या कहा है, भीमनगर कहा है। क्लियर। डन। अब उतबी की राइटिंग को भी थोड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि देखिए था तो पर्सनल सेक्रेटरी, लेकिन उतबी जो है वो महमूद गजनबी को अकम्पनी नहीं करता था क्योंकि वो हमेशा है ना वॉरफेयर में रहता था। तो वो किताबें जितनी भी लिखता था वो पीछे बैठ के, यानी कि अपने जो सेंट्रल एशियन एरियाज है वहां पे लिखा करता था एक कंफर्ट पोजीशन में। यही कारण उतबी को बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल, क्योंकि नॉर्मली जो लिटरेचर लिखते हैं या किताबें लिखते हैं, स्पेशली जिन्होंने एंशिएंट या मिडाइवल लिटरेचर लिखा है, वो खुद घूम घूम के उन्होंने लिटरेचर लिखा है। क्लियर। चाहे तुम ह्यून सांग की बात कर लो, क्लियर, चाहे तुम जो हमारे ब्रिटिश राइटर्स हैं उनकी बात कर लो, वो खुद जाया करते थे तो वो प्रॉपरली ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करते थे। लेकिन इसने जो इसका मन हुआ वो इसने लिखा, और साथ में ये खुद भी एक्नॉलेज करता था कि इसने महमूद ऑफ गजनवी की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको नहीं लिखा, जो उसके खिलाफ थी। और जो इतिहास है वो प्रॉब्लम यही है कि इतिहास उनके द्वारा लिखा जाता है जो जीते हैं, इतिहास उनके द्वारा नहीं लिखा जाता जो हारे हैं। तो इतिहास अगर कौरवों के द्वारा लिखा जाता तो महाभारत की कहानी जो है वो थोड़ी सी विपरीत होती, थोड़ी सी डिफरेंट होती, कि अगर उनका ओपिनियन भी सुना जाता तो शायद कहानी जो है वो आप लोगों को थोड़ी अलग देखने को मिलती। तो ये तो चलिए डिफरेंट मैटर ऑफ डिस्कशन है, हम लोग काम की चीज करते हैं। डन। उसी तरीके से जो कटोच है, कटोच इस स्पेसिफिक एरिया को कहा गया किसके द्वारा, विलियम मूरक्राफ्ट के द्वारा। विलियम मूरक्राफ्ट जो है वो आपके एडवेंचरिस्ट थे, मेनली लिटरेचर लिखा भी करते थे, ये आपके ब्रिटिश थे। और कांगड़ा की जो मैंने कहानियां हैं, कांगड़ा की कहानी मैंने आपको बता दी, वीएस अग्रवाल के द्वारा एक कनक करके ट्राइब थी, ये वाली कनक इसके नाम पे हुआ, जो सेंट्रल एशियन ट्राइब थी। और दूसरा अगर मैं माइथोलॉजिकली देखूं, पुराना वाइज देखूं, तो वहां पे जो है वो कान गिरा, तो यहां से जो है वो कांगड़ा का नाम पड़ा। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरह के जो नाम है वो आप लोगों को कांगड़ा से रिलेटेड इतिहास के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा सबसे पहले कांगड़ा की इंट्रोडक्शन। अब ध्यान रखिए थोड़ा सा मैं टाइम इसलिए भी ज्यादा लगा रहा हूं ताकि ये चीजें जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लेक्चर की स्पीड इंक्रीज होगी, कंटेंट भी मैं ज्यादा जो है वो आपको पढ़ने को भी दूंगा और लेक्चर्स में भी डालूंगा। लेकिन सबसे पहले होता है कि सोच, कि अगर आप ओरिएंटेशन, अगर आप चीजों को समझना जो है वो आसानी से शुरू कर दोगे, किस तरीके से फैक्ट्स को भी मेमोराइज करना है उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दोगे, तो आपकी जर्नी जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगी। और यही जो है वो हमारा मेन काम रहता है कि आपकी जर्नी को आसान किया जाए। पढ़ना मेहनत तो आप लोगों ने ही अल्टीमेटली करनी है। क्लियर। तो पूरे की पूरी अलग अलग कहानी, अलग अलग स्टोरीज हैं। स्टोरीज जो है वो पेपर में शायद नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन स्टोरीज जो है वो फैक्ट्स को मेमोराइज करने के लिए बहुत ज्यादा काम आती है। तभी मैंने आपको कहा था कि पढ़ना आपने वही है जो लिखा हुआ है, और उन फैक्ट्स को याद करने के लिए जो कहानियां सुनाई जाएंगी उनको आपने याद रखना है। क्लियर। तो चलिए, तो पहली स्टोरी तो आप लोगों को समझ आ गई। अब चलते हैं हम लोग कि जो हम पूरे का पूरा कांगड़ा का इतिहास पढ़ेंगे उसके क्या क्या सोर्सेज हैं। हिस्ट्री को अगर आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, हिस्ट्री को अगर आप ऐसे अप्रोच करोगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। इतिहास मुश्किल नहीं है। इतिहास मुश्किल है जब हम किसी एक चीज को एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मेरा मतलब है कि ऐसे कागज उठाया पढ़ना शुरू कर दिया, ना लिंकेज करते हैं, ना सोचते हैं कि अच्छा ये चीज लिखी गई तो ये क्यों लिखी गई। और जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इतिहास दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री है वो दो सोर्सेज के ऊपर मेनली डिपेंड करता है, जिनमें सबसे पहले आपके सोर्सेज है दैट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब है कि जब आपने खुदाई की, कुछ है ना, कोई जांच पड़ताल की, कुछ गुड्स मिली, कोई चीजें मिली,
उनसे आप लोग आइडिया लगाने की कोशिश करते हो कि अच्छा उस स्पेसिफिक टाइम पे जो समाज था, जो सोसाइटी थी, उसका धर्म क्या था, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी, उनकी पॉलिटी क्या थी, अगर आपके पास उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिटरेरी सोर्सेज नहीं है, क्लियर, यानी कि लिखी हुई चीजें नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है ना, हड़प्पन संस्कृति जो है, उसकी कोई उसकी स्क्रिप्ट तो थी, यानी कि लिखते तो थे वो लोग, लेकिन वो पढ़ी नहीं गई है आज तक। तो जितना आप लोग किताबों में पढ़ते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित चीजें, वो सारी की सारी जो है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। यानी कि आप लोगों ने वहां पे कुछ खुदाई की, क्लियर, वहां पे जब वो भगवान मिल गए तो आपने कहा कि अच्छा यार नहीं, भगवान की तो पूजा करते थे। आप लोगों ने खुदाई की, आपको मंदिर नहीं मिले तो आपने कहा भगवान की पूजा करते थे लेकिन मंदिर नहीं बनाते थे, क्लियर। आपको टैंक्स मिले, डन। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो है वो जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उनके बेसिस के ऊपर आपने खुदाई की, आपको कुछ कॉटन के फैब्रिक्स मिले, तो वहां से आप लोगों को आइडिया लगा यार ये तो कॉटन पहना करते थे। स्पिंडल्स मिले, क्लियर, मतलब जिसे कॉटन के जो फैब्रिक है, धागा है, वो बना करता था। तो आसान भाषा में हिस्ट्री का बहुत ज्यादा जो अंडरस्टैंडिंग हमारी है, स्पेशली अब आप खुद सोचो, जब हम भीमबेटका की केव्स देखते हैं तो वहां थोड़ा ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। वहां पे जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, क्लियर, वहां पे जो हमें केव्स मिली हैं या बाद में हमें कई जगहों पे मंदिर मिले हैं, वो हम लोगों को बताते हैं कि अच्छा ये इतना साल पुराना है और स्पेसिफिक टाइम पे लोग शायद ऐसा करा करते होंगे। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो हमें हिंदी, जो हमारी हिस्ट्री है उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा उनकी महत्वता है। और ये जो लिटरेचर है, तो अभी 1500 2000 बीसी पहले ही हम लोगों ने 1500 बीसी, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा, जब वेद लिखने शुरू हो गए, यानी कि वैदिक लिटरेचर डेवलप हुआ, उसके बाद हम लोगों को किताबों से समझ आनी शुरू हो गई, किताबों को रेफरेंस के रूप में हमने लिया और समझा कि अच्छा उस स्पेसिफिक टाइम पे क्या हुआ करता। तो उससे पहले तो सारी हिस्ट्री जो है वो हमारी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर ही केंद्रित है, क्लियर। चाहे सिक्के मिल रहे हैं, स्कल्पचर्स मतलब मूर्तियां मिल रही हैं, पॉटरी मिल रही हैं, तो हिस्ट्री की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर रहती है। और दूसरा हमारा रहता है लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि लिटरेचर लिखा गया, क्लियर। लिटरेचर में वैदिक लिटरेचर आपका है, लिटरेचर में जो आपके एक तरह से जो हमारे संस्कृत स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा लिखा गया, पाली स्कॉलर्स, प्राकृत स्कॉलर्स, ये सारे हमारे यहाँ की जो है वो भाषाएं हैं। बाद में पर्शियन लिटरेचर डेवलप हुआ जब मुगल्स आए, फिर जब ब्रिटिश आए, तो यहाँ पे ब्रिटिश जो इंग्लिश लिटरेचर है वो हमें फ्लरिश या डेवलप होता हुआ देखने को मिला। या बीच में जो चाइनीज ट्रेवलर्स थे, ह्यून सांग स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूंगा, जिनको हम हिमाचल के साथ रिलेट कर सकते हैं, जब वो गए, उनकी जब राइटिंग्स हमने पढ़ी तो उनको लगा, हमें लगा कि यार इन्होंने तो यहाँ पे कांगड़ा के राजा की बात की है, यानी कि उस टाइम पे जो नगरकोट है उसके राजा की बात की है। तो ये जो सोर्सेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है वैसे भी, जब भी हम किसी भी स्पेसिफिक प्लेसेस, किसी भी स्पेसिफिक किंगडम के इतिहास को समझने या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। समझ आ रहा कहानी, क्लियर। तो इसी तरीके से हम लेक्चर को बिल्डअप करेंगे, क्योंकि ये चीजें समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो राजा ने क्या किया वो नहीं है, क्लियर। और अगर राजा ने क्या किया वो तो आप भी पढ़ सकते हो, मैं भी डायरेक्टली भी पढ़ा सकता हूँ, मेरे लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बट एक चीज को अंडरस्टैंड करिए, चीज को जितना आप अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जाओगे, जितना चीजों को सोचोगे समझोगे, उतना आप लोगों के लिए रिमेंबर, रिकॉल और उनको यूज करना जो है वो आसान हो जाएगा। नहीं तो याद करोगे, रट्टा मारोगे, भूल जाओगे, पता नहीं लगेगा कि रेलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो भी घटना घटित होती है, हिस्ट्री से ज्यादा बेटर लर्निंग लेसन जो है वो किसी के लिए भी नहीं हो सकता है। हिस्ट्री में जो आपने गलतियां की या आपके पूर्वजों ने जो गलतियां की, वो गलतियां आपने नहीं दोहरानी, या आपके पूर्वजों ने जिन अच्छी चीजों को अचीव किया आपने उनको इम्बाइब करना है और बेटर करने की कोशिश करनी है। यही सुंदरता है इतिहास की, यही सुंदरता है हिस्ट्री की। चलिए वापिस आई, ज्यादा है ना, ऑनलाइन में वैसे स्कोप कम रहता है लेकिन कभी कभी लेफ्ट राइट हो जाता हूँ मैं। चलिए वापस आते हैं, टू द पॉइंट चलते हैं, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। हाँ चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हिमाचल में, हिमाचल के अंदर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। जैसे देखिए एक बार सवाल आया था, आई थिंक 1 या 2 साल पहले आया था, कि जो कन्हारा है वहां पे कौन सी स्क्रिप्ट हमें लिखने को देखने को मिली, यानी कि वहां पे जो चीजें मिली, जैसे सिक्के मिले, तो उनपे कौन सी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। तो हमारा ये जो सारे का सारे एरिया है, यहाँ पे तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज की जाती है। ब्रह्मी स्क्रिप्ट ये वही स्क्रिप्ट है जो आज आप कहीं ना कहीं जो है वो संस्कृत भाषा देखते हो, क्लियर, जिसकी देवनागरी कहा जाता है, वो मॉडर्न है।
तो ब्रह्मी जो है वो आज की जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनकी मदर है। मतलब जितनी स्क्रिप्ट बाद में भी बनी, जिनसे भारत बाद में भारतीय भाषाएं डेवलप हुई, इंडियन लैंग्वेजेस डेवलप हुई, इंक्लूडिंग हिंदी और संस्कृत, ये सारे के सारे जो है वो अपना ओरिजिन ब्रह्मी से जो है वो ट्रेस करते हैं, ब्रह्मी स्क्रिप्ट से। तो उस स्पेसिफिक टाइम पे हुआ ही ब्रह्मी स्क्रिप्ट हुआ करती थी, और मैक्सिमम इंस्क्रिप्शन स्पेशली जो आज से 2000 साल पहले हमें देखने को मिलती है वो ब्रह्मी में ही लिखी गई है। और जब यहां से जो है वो सेंट्रल एशियन आए, उन्होंने जो वो खारोस्ती स्क्रिप्ट को यूज करना शुरू कर दिया। क्लियर? खारोस्ती स्क्रिप्ट जो मदर मानी जाती है, जो हमारी सेंट्रल एशियन भाषाएं हैं उनसे, या उन भाषाओं को कहीं ना कहीं आप लोग जो वो खारोस्ती स्क्रिप्ट से ट्रेस कर सकते हो। तो अगर आपको ना बेसिक नॉलेज भी हो और अगर आपने डायरेक्टली चीजों को नहीं भी पढ़ा हो, तब भी आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से, बहुत ईजिली जो है वो एड्रेस कर सकते हो। ये देवनागरी वगैरह तो अभी आई है, और जो संस्कृत वैदिक टाइम पे संस्कृत लिखी गई वो और आज की संस्कृत में बहुत ज्यादा फर्क है। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन आपने सब ध्यान रखना। अब देखिए, जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि अलग अलग फेजेस में हिमाचल प्रदेश को तोड़ा जाता है, या हिंदुस्तान के इतिहास को तोड़ा जाता है, जिनमें सबसे पहले प्री हिस्टोरिक या स्टोन एज है, फिर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और उसके साथ साथ जो है वो हम लोगों को बाद में वैदिक एज देखने को मिलती है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा की स्पेसिफिकली बात करूंगा तो ऑब्वियस बात है इंडस वैली सिविलाइजेशन के कोई रेमिनेंट्स हम लोग को अभी तक तो देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन अगर मैं बात करूंगा स्टोन एज के, स्टोन एज का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली स्टोन एज को भी हम लोग अलग अलग एरियाज में डिवाइड करते हैं, पेलियोलिथिक है, मीजोलिथिक है, नियोलिथिक है। इतना डिटेल में मत जाइए, जब आपका एमसी होगा या आपने पढ़ा होगा तब आपको इन चीजों के बारे में बेसिक आइडिया रहा होगा या हो जाएगा। क्लियर? तो जो स्टोन एज है उनके रेमिनेंट्स हमको मिलते हैं। स्टोन एज किसको कहा जाता है? जहां पे मेटल की डिस्कवरी नहीं हुई थी और हमारे जो भी हथियार बना करते थे वो सारे पत्थर से बना करते थे। चाहे मैं कुल्हाड़ी की बात करूं, वो भी पत्थर की ही बनी होती थी मेनली, जिसको शिकार करने के लिए हमारे पूर्वज जो है वो यूज किया करते थे। तो हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, क्योंकि हम कांगड़ा के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी स्पेसिफिक प्लेसेस हैं जहां पे हमें स्टोन एज के रेमिनेंट्स मिले, स्टोन एज के यानी कि पत्थर की जो एज थी उसके अवशेष मिले, उनमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर? हम लोगों को जो है वो देखिए क्या क्या मिला। एक आपके डॉक्टर जीसी मोहोपात्रा हैं। क्लियर? मोहोपात्रा हैं, इनको 52 स्टोन एक्सिस यानी कि पत्थर की बनी हुई 52 कुल्हाड़ियां मिली। कहां पे मिली? एक गांव है जिसका नाम है रहोर, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। जो बाणगंगा रिवर है उसके तट पे जो रहोर नामक गांव है, वहां पे 52 जो है वो आपके स्टोन की बनी हुई एक्सिस यानी कि स्टोन की बनी हुई कुल्हाड़ियां देखने को मिली, क्योंकि शिकार इसी से हुआ करता था स्पेसिफिक टाइम पे। और हम लोग ना देखिए, वैसे सुंदरता है ये भी चीजों की कि बड़े पहले हम देखते हैं कि जब हमारे पूर्वजों ने शिकार करना शुरू किया तो पहले तो जैसे ना बड़े पत्थर होते हैं जो हम हमारी खड़ाओं के आसपास होते हैं, तो पहले उन्हीं बड़े बड़े पत्थरों को यूज करके वो शिकार करने की कोशिश करते थे। लेकिन खुद सोचो कि बड़े पत्थर को यूज करके शिकार करना कितना मुश्किल है। इतना बड़ा पत्थर है, सामने से कुछ आ गया जिसका आपने शिकार करना है, पहली बात है थ्रो बहुत दूर नहीं होगा, दूसरी बात है अगर थ्रो कर दिया और गलती से वो मिस हो गया तो फिर खुद के लाले पड़ सकते हैं। डन? दूसरा चांस क्या है कि आप उस पत्थर को छोटा करो, नुकीला करो। क्लियर? हाथ में पकड़ो, नुकीला करो। कुछ बिल्कुल कमजोर चीज को मारना होगा तो नुकीले पत्थर से मारना भी आसान होगा, डैमेज करेगा। लेकिन अगर वो खूंखार एनिमल है तो पत्थर से हाथ से मारने की कोशिश करोगे तो मुश्किल है। तीसरा है कि ठीक है, एक काम करो, लकड़ी लो, हल्की सी लकड़ी लो, उसके ऊपर जो है वो पत्थर की जो बिल्कुल नुकीली चीज है उसको बनाओ और दूर से शिकार करो। फिर वही जो है वो बाद में तीर में जो है वो आप लोगों को कन्वर्ट होता है, वो देखने को मिला। तो दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। क्लियर? तो तभी इतिहास में देखो कि कैसे हमारे लोगों ने जो है वो चीजों को विद द पैसेज ऑफ टाइम बेटर ही किया। तो जब हम आज देखते हैं कि अच्छा आज से 20 साल पहले जैसा देश था या जैसी टेक्नोलॉजी थी वो आज नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं दिस इज द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो हजारों सालों से हो रही है, कोई नई चीज नहीं है। क्लियर? तो सबसे बड़ी बात यही है कि एविडेंसेस ऑफ स्टोन एज, सबसे पहले जो हमें पत्थर के जो टुकड़े मिले जो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि 50-60 हजार 1 लाख साल पहले भी हमारे यहाँ पे जो लोग मौजूद हुआ करते थे, वो 52 स्टोन एक्सेस हैं। अगर लोग यहाँ पे नहीं होंगे तो वो पत्थरों को बनाएगा कौन? क्लियर? तो ये ह्यूमन एविडेंसेस यानी कि स्टोन एज की रेफरेंसेस जो है वो कांगड़ा के अंदर हमें देखने को मिलती है। और एक चीज ध्यान रखिए, मेनली जो लोग रहा करते थे वो वैली एरियाज पे भी रहा करते थे, में ही रहा करते थे। तो आप जो रीजन है कांगड़ा के आसपास वाला ना, जैसे ज्वालाजी वाला एरिया आ गया, क्लियर, या नदौन वाला एरिया आ गया, नदौन तो चलो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आ गया, तो स्पेसिफिकली जो ज्वालाजी के आसपास वाले एरियाज है वहां पे हम लोग बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल रेमिनेंट्स देखते हैं। क्लियर? उन्हीं में से जो है वो ये रहोर जो है ये भी आपका कांगड़ा के आसपास ही हम लोगों को गांव देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरा देखिए रेमिनेंट्स क्या है, ये बड़ा है, नंदरूल है, बड़ी सुंदर गांव है, आप सब लोगों को पता होगा। जब आप कांगड़े के किले की तरफ गए होंगे तो कांगड़े का किला है और दूसरी साइड जब आप स्पेसिफिक गांव में जा सकते हो। तो नंदरूल जो है
ठीक है, नंदरौर जो है यहाँ पे एक आपको आलमंड शेप, ठीक है, ऐसे इस शेप की जो है वो एक्स यानी कि कुल्हाड़ी देखने को मिली, जो कहीं ना कहीं स्टोन एज को डिपिक्ट करती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं जिनके बारे में आप लोग याद रखोगे। बस क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि आलमंड शेप एक्स जो है वो कहां पे मिली है, तो गांव का नाम याद रखना, या जो जीसी महापात्रा है, महोपात्रा है, बेसिकली इनका नाम महोपात्रा है, इन्होंने कौन से गांव में जो 52 एक्सेस जो है या कुल्हाड़ियां जो है उनके उनको जो है वो फाउंड किया। क्लियर? तो पहली चीज समझ आ गया सबको। तो यहां से कुछ नहीं पता चला हमें यहां से पता चला कि भाई हिमाचल प्रदेश में जो वो स्टोन एज थी और हमारे पूर्वज जो वो क्या क्या किया करते थे। अब तीसरा जो नेक्स्ट है, स्टोन्स के साथ साथ जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं वो है क्वाइंस। और क्वाइंस पे ध्यान रखना, सवाल आ भी चुका है कि खारोस्तियन ब्रह्मी जो है वो मेनली यूज हुआ है, स्पेशली जो कन्हारा में हम लोगों को सिक्के मिले हुए हैं। तो ये सारे गांव आप याद रखोगे। त्रिपाल और ज्वालामुखी में हम लोगों को सिक्के मिले, 103 कॉइन्स टोटल मिले। 4 कॉइन जो कुशना रूल्स को बिलोंग करते थे वो हमें कनिहारा में मिले, और उसके साथ साथ जो है वो कुनिंदास के 3 सिक्के जो है वो हम लोगों को ज्वालामुखी में मिले। क्लियर? कुछ नहीं है, ये जो कुनिंदास है ये भी आपका एक जनपद हुआ करता था, उससे रिलेटेड सिक्के हैं। कुशन रूलर जो है, जिनमें कनिष्का एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा था, कुशना रूलर जो है वो आप ऐसा रख लो अप्रोक्सीमेटली 200 एडी के आसपास जो है वो यहाँ पे रूल कर रहे थे। उनके सिक्के हमें हिंदुस्तान में देखने को मिलते हैं, मतलब हमारे कांगड़ा में देखने को मिलते हैं, दैट इज कनिहारा में देखने को मिल रहे हैं। और साथ में जो है वो जो कुनिंदास है उनके सिक्के जो है वो ज्वालामुखी में देखने को मिलते हैं। साथ में जो नदौन के आसपास वाले एरियाज है वहां पे भी आपको देखने को इस तरह के जो स्पेशली जो कॉइन्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये छोटी छोटी जो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो कुछ नहीं है, यहां से देखो क्या चला, स्टोन एज की एविडेंसेस से हमें पता चला कि यहाँ पे स्टोन थी। अब लिटरेचर तो था नहीं जिससे हम आइडिया लगे, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ज्यादा डेवलप थे, शिकार के लिए अच्छी तरह की कुल्हाड़ियां जो उनको यूज किया करते थे। और सिक्कों से हमें पता चला, पहला हम लोगों को पता चला क्योंकि सिक्के इंसान तभी इशू करता है जब उसकी सोसाइटी डिसिप्लिन हो, यानी कि एक ऐसा किंगडम, एक ऐसा एम्पायर जो बेटर हो गया हो, तभी करेंसी चलेगी। अगर एनार्की है, राज्य नहीं बने हुए हैं, तो करेंसी का फायदा क्या है, सिक्के फिर कौन छापेगा। क्लियर? और दूसरी बात, इन सिक्कों पे जो लिखी हुई स्क्रिप्ट है वो ये दर्शाती है कि हम लोग जो है वो जब तक ये 2000 मतलब ऐसा रख लो आपकी अप्रोक्सीमेटली 100 एडी के आसपास की बात है, यानी कि आज से 2000 साल पहले की बात है, तो हम लोग जो है वो पढ़े लिखे हुए थे, यानी कि हमने लिटरेचर या हमने जो चीजों को लिखना शुरू कर दिया था। तो जो भी स्क्रिप्ट में चीजें लिखी जाती है उनसे भी हमें कभी कभी पता चलता है कि अच्छा वो क्या लिखा है, तो वो शायद क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं उस स्पेसिफिक टाइम पे। तो वहां का जो समाज है, वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हम लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो, या हम लोगों को हेल्प करता है उस स्पेसिफिक टाइम के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने। तो ये बिल्कुल फैक्ट्स जो है वो समझ आ रहे हैं आप लोगों को? डन। तो ये तो है पहला, जो ज्यादा ज्यादा काम का है, यानी जो ज्यादा हैवी है, वो है लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि जो किताबें हम लोगों को मिली, वो किताबें हमारे हिंदू टेक्स्ट हो सकते हैं, वो किताबें इस्लामिक टेक्स्ट हो सकते हैं, वो किताबें जो है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो सकते हैं, वो किताबें जो है वो फॉरेन ट्रेवलर जो यहाँ पे आए उनके द्वारा लिखी हुई हो सकती है। क्लियर? वो किताबें जो हमारे स्कॉलर्स थे, यानी कि जो हमारे यहाँ के लोकल स्कॉलर्स थे उनके द्वारा लिखी हुई हो सकती हैं। तो वो बुक्स जो है वो कैसे भी हो सकती है। तो लिटरेरी सोर्सेज देखो, सबसे पहले एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा तो इसकी रेफरेंस में बार बार दे चुका हूं। एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट में मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, वो कहानी कहां से थी? पद्म पुराण से। पद्म पुराण से मैंने आपको बताया था कि पद्म पुराण में किस तरीके से लिखा गया, जलंधर जो कि गंगा माता और जो सागर है, जो आपके ओशियन है, उनके बेटे हुआ करते थे, और उनको किस तरह से शिवा ने मारा था, और फिर इस स्पेसिफिक एरिया का नाम जो है वो जलंधर पड़ा। और जो शेप देखते हैं जब हम पूरी त्रिगारता की, तो वो हमें ऐसे भी ह्यूमन शेप में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो ये डिपिक्ट करता है कि यहीं पे जलंधर राक्षस गिरा था, और ये सारे का सारे एरिया जो वो जलंधर, या जिसको हम लोग त्रिगारता के नाम से भी जानते हैं, वहां पे इसका नाम पड़ा। तो ये तो पूरी स्टोरी हमने डिस्कस कर ली थी पहली। दूसरा है पाणिनि। पाणिनि जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं। कई जगह पे 500 बीसी लिखा है, कई जगह पे 300 बीसी लिखा है, तो ज्यादा आपने टेंशन नहीं लेनी है। तो पाणिनि के द्वारा जो है वो एक किताब लिखी गई। पाणिनि वो है जिन्होंने सबसे पहले संस्कृत ग्रामर लिखा, और संस्कृत ग्रामर जो है वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नाम से पता चल रहा है, अष्ट अध्याय, अष्ट मतलब 8, अध्याय मतलब चैप्टर्स। तो अष्टाध्यायी जो लिखी गई इसमें टोटल 8 चैप्टर्स थे, और अष्टाध्यायी में जो है वो रेफरेंस दी गई किसकी? त्रिगारता। त्रिगारता के बारे में मेंशन किया गया, और यह बताया गया कि यार यहां के जो लोग हैं ये दे आर वॉरियर्स। क्लियर? वॉरियर्स, तो उनको कहा गया अयुध्य जीवी संघा।
क्लियर, ये जो सारे के सारे लोग हैं ये वॉरियर्स हैं, ये लड़ने वाले हैं। और त्रिगार्ता के जो राजा हैं, चाहे हम स्पेसिफिकली महाभारत की रेफरेंस में सुशर्मा चंद की भी बात कर ले, तो ये जो राजा है ये सबसे पावरफुल वॉरियर्स में से कंसीडर किए जाते थे। यहाँ की जो लैंड थी वो वॉरियर्स को प्रोड्यूस करने के लिए मानी जाती, ठीक है। तो पाणिनि जो है उसने भी रेफरेंस इस स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में अपने अष्टाध्यायी में दी हुई। तो पाणिनि का जो किताब है अष्टाध्यायी, उसमें त्रिगार्ता के जो लोग हैं उनको, या त्रिगार्ता को रेफरेंस दी गई है अयोध्यजीवी संघा के रूप में, लैंड ऑफ वॉरियर्स के रूप में। क्लियर। तीसरा आ गया टॉलमी। जो टॉलमी था ये कौन था? ये आपका ग्रीक स्कॉलर था। ये ग्रीक स्कॉलर था जिसने जिसने जो है वो राइटिंग्स में जो त्रिगार्ता वाला एरिया है इसके बारे में लिखा है, और इसमें इसने कहा है दैट इज कैलेंड्री। यानी कि जो आपका कांगड़ा वाला एरिया है इसको डिफरेंट नाम से टॉलमी के जो टेक्स्ट है उनमें हमें रेफरेंस देखने को मिलती है, और क्या कहा जाता है? कैलेंड्रीन कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, कैलेंड्रीन या कैलेंड्रीन जो भी आप बोलो, देखो होता क्या है, होता यह है कि टॉलमी की किताब लिखी गई, ग्रीक में पढ़ी, ठीक है, हमारे हिस्टोरियंस आए, उन्होंने पढ़ा कि यार ये कैलेंड्रीन की बात कर रहा है इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, और ये बात जो कर रहा है वो हिंदुस्तान के इस एरिया की कर रहा है। तो वो कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा यार अगर इस एरिया की बात कर रहा है तो शायद ये एरिया ये हो सकता है, तो वहां से रेफरेंस, वहां से क्रॉस कनेक्शन जो है स्टेब्लिश होते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ह्यून सांग की जो कहानी है जब मैं आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री कैसे डिजाइन होती है, यानी कि जो हम पढ़ते हैं उनमें हमें कभी कभी इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्यों लगता है। क्लियर। तो जो टॉलमी है ग्रीक स्कॉलर है, उसने भी जो है वो अपने बारे में त्रिगार्ता के बारे में लिखा, और जो हमारा एरिया है उसको कैलेंड्रीन एरिया के नाम से जाना। डन। नेक्स्ट है ह्यून सांग। अब ह्यून सांग आप सब लोगों को पता है चाइनीज पिलग्रिमेज था, यानी कि चाइना से आया हुआ था, बुद्ध धर्म के बारे में जानना चाहता था। जब ह्यून सांग हिंदुस्तान आया तो स्पेसिफिक टाइम पे जो इंडिया के ऊपर रूल कर रहा था राजा, उसका नाम था हर्षवर्धन। तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए हर्षवर्धन जो है वो कहाँ का राजा था? कन्नौज का राजा था, राजा ऑफ कन्नौज। क्लियर। तो ये जो आपका हर्षवर्धन था इसके पास भी ये रहा। तो उसी दौरान जो है ये कुल्लू वाले एरिया से गुजरा। क्लियर। कुल्लू वाली जो एरिया है, बेल्ट है, वहां से गुजरा, और वो एरिया जो वो स्पेसिफिक टाइम पे जो हमारा त्रिगार्ता है उसके कंट्रोल में ही हुआ होता था। क्लियर। तो ह्यून सांग ने जो है वो स्पेशली लिखा है उस स्पेसिफिक एरिया के राजा के बारे में, जिस राजा के पास वो 4 महीनों तक रहा। और जो राजा ह्यून सांग की राइटिंग में हम लोगों को देखने को मिलता है तो उसका नाम ह्यून सांग ने लिखा है किंग उतीतो। अब इस तरह का नाम किंग उतीतो हिंदुस्तान में तो हो ही नहीं सकता ना। हमारे नाम तो राम हो सकता है, घनश्याम हो सकता है, क्लियर, लेकिन हमारे यहाँ पे जो वो उतीतो नाम तो नहीं हो सकता। लेकिन जो ह्यून सांग की राइटिंग है उसमें यहाँ पे जो इस स्पेसिफिक एरिया के राजा की रेफरेंस दी गई जहां पे 4 महीनों तक रहा, उसका नाम था उतीतो। फिर बाद में जो हमारे स्कॉलर्स उन्होंने खंगालना शुरू करते कि अच्छे जब स्पेसिफिक टाइम पे आया था तो जो राजा था वो कौन था। इसमें एक ब्रिटिश का नाम भी मैं जरूर लेना चाहूंगा। आई होप आपने इनके बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? ये फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे इन इंडिया, एएसआई के फाउंडर भी थे। इनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया भी कहा जाता है। तो इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे इतिहास को समझाने में। इनके कुछ फेलियर्स भी हैं। फेलियर क्या है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो शायद इनके टाइम पे ही पता चल जाता, लेकिन इन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया। इनके जाने के 70 साल के बाद पता लगा कि जो डर था या जो लग रहा था कि यहाँ पे कुछ हो सकता है वो सत्य है, जो इन्होंने कहीं ना कहीं इग्नोर किया। बट छोड़िए, हमारे हिमाचल को अंडरस्टैंड करने में अलेक्जेंडर कनिंघम का बहुत ज्यादा योगदान है। इवन ये जो मैंने आपको ना पूरी स्टोरी बताई ना एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट की, पद्म पुराण की, तो पद्म पुराण की जो रेफरेंस है जहां पे कैसे इस एरिया का नाम जलंधर पड़ा, जलंधर राक्षस के साथ जो लिंकेज है वो बेसिकली अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही लिखा हुआ है। जो हम पद्म पुराण की रेफरेंस मैंने आपको दी वो रियलिटी में अलेक्जेंडर कनिंघम की राइटिंग में हम लोगों को पद्म पुराण की रेफरेंस देखने को मिलती है। क्लियर। तो वापस आइए, तो मैं बता रहा था कि अलेक्जेंडर जो ह्यून सांग था उसने तो तीतो कह दिया। तो वहां पे जो आपके अलेक्जेंडर कनिंघम है, इन्होंने कहा कि यार उसका नाम जो है वो शायद एदिमा था। अब एदिमा क्या है कि अब एदिमा है अंग्रेजों के लिए और हमारे लिए क्या है? वो आदम है। तो उस टाइम पे जो कांगड़ा का राजा हुआ करता था जिसको उतीतो ह्यूनसांग ने कहा, एदिमा कनिंघम ने कहा, वो था आपका आदम चंद। तो जहां पे 4 महीनों तक जो है वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब सवाल हमें देखने को मिला तो उसमें, या जब प्रीवियस ईयर्स में हम क्वेश्चंस देखते हैं स्पेसिफिक कंटेक्स्ट पे, तो वहां पे किंग उतीतो ही ऑप्शन में था। तो उतीतो आ जाए, एदिमो आ जाए, एदिमा आ जाए, या आदमचंद आ जाए, तीनों के तीनों जो वो सेम है। तो इस तरीके से क्रॉस रेफरेंस होती है। क्योंकि खुद सोचा यार कि अंग्रेज थोड़ी ना, तुम्हारा नाम तो बहुत ही, कई लोगों के तो नाम भी ऐसे जो मेरे से नहीं बोले जाते हैं, तो ब्रिटिश तो उसको पता नहीं कैसे बोलेंगे, इसलिए तो वो लिखेंगे तो डिफरेंट आ जाएगा।
तो ह्यून सांग की जो राइटिंग्स है उनमें भी हमें रेफरेंस देखने को मिलती है। तो देखिए सारे फैक्ट जो है वो आपको पता होने चाहिए, जो जो रेफरेंसेस मैं आपको अभी दे रहा हूं। इसके साथ रास्तरंगनी जो है वो 12th सेंचुरी में लिखी गई। तो समझ आता है 12th सेंचुरी जब मैं बोलता हूं। देखिए कहां गया यार ये। 12th सेंचुरी मान लो, अगर मैं कहता हूं ना, जैसे सुन लो सारे तुम भी, जब मैं कह रहा हूं 12th सेंचुरी एडी, तो इसका मतलब क्या है, 1100 से लेके 1200 के बीच में। समझ आएगी? जब मैं कह रहा हूं 13th सेंचुरी, तो मतलब 1200 से लेके 1300 के बीच में। तो मैं कह रहा था राजतरंगिणी जो है वो एक संस्कृत स्कॉलर थे जिनका नाम था कल्हान। तो कल्हान के द्वारा जो है वो राजतरंगिणी लिखी गई, जहां पे कश्मीर के राजाओं को रेफरेंस दिया गया। डन। कश्मीर के राजाओं में राजतरंगिणी में लिखा जाता है। तो वहीं पे ही त्रिगारता का या जो नगरकोट है उसकी रेफरेंस जो वो राजतरंगिणी में देखने को मिलती है। इसकी कहानी मैं 2 मिनट में आपको बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा फैक्ट्स जो है वो हमें मेमोराइज करने पड़ेंगे, क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है। लास्ट आपका है इस्लामिक लिटरेचर। तो इस्लामिक लिटरेचर में जो तारीख यामिनी है उसके बारे में तो मैंने बता ही दिया, जो उतबी के द्वारा लिखी गई थी, तो उसने भी रेफरेंस दिया था हमारे जो नगरकोट वाला एरिया था उसको। इसके साथ साथ जो है वो एक आईने अकबरी है। आईने अकबरी। तो आईने अकबरी जो है उसने जो जलंधर वाला एरिया है, यानी कि जो हमारा कांगड़े वाला एरिया है, उसको कहा बिस्ट जलंधर। बिस्ट जलंधर। बिस्ट का मतलब पता है क्या होता है? बिस्ट का मतलब होता है कि ऐसे एरिया जो कि ब्यास और सतलुज के बीच में है, दैट इज बिस्ट। तो बेसिकली आईने अकबरी में इस स्पेसिफिक एरिया को, हमारे एरिया को जो वो बिस्ट जलंधर के नाम से रेफरेंस किया गया। डन। तो आईने अकबरी, बाकी अकबर की कहानियां आईने अकबरी में ही लिखी गई हैं, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जब अकबर का अराइवल होगा कांगड़ा में। जो भी बैटल, जो भी लड़ाइयां, जो भी झगड़े किए जाएंगे, वो सारी आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन यहाँ तक आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक सोर्सेज के बारे में आइडिया होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका पिछले की स्टोरी, उसका जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो सारी की सारी क्या है। तो वापिस आओ, जो मैंने आपको कहा कि राज तरंगनी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो देखिए राज तरंगनी की कर लेते हैं। हाँ देखिए, राज तरंगनी में 3 रेफरेंसेस दी गई हैं। 3 रेफरेंसेस दी गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि राज तरंगनी जो वो कश्मीर के राजाओं की कहानी है। तो यहाँ पे 3 कश्मीर के राजा और उनका रिलेशन जो त्रिगारता के साथ था, जो नगरकोट के साथ था, उसके बारे में मेंशन किया गया। तो सबसे पहले लिखा गया कश्मीर के राजा थे जिनका नाम था श्रेष्ठ सेन। 470 एडी की बात थी। श्रेष्ठ सेन ने जो है वो आपका जो नगरकोट है उसको कंकर करने की, उसको एक्वायर करने की कोशिश की थी। क्लियर। लेकिन वो उसको सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। नो डाउट उसने जो कटोच रूलर्स थे उनको सबड्यू जरूर कर दिया था, लेकिन वो नगरकोट के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं कर पाया था। उसके बाद 520 एडी में, 520 एडी में जो दूसरा राजा है जिसका नाम आपने याद रखना है, दैट इज योर प्रवर सेना। प्रवर सेना टू, जो श्रेष्ठ सेना का ही बेटा हुआ करता था, इसने कटोच रूलर्स को हराया था अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी। यहां के टेक्स्ट हमारे यहां के कुछ और बोलते हैं। नेक्स्ट है शंकर बर्मन। क्लियर। शंकर बर्मन 1883 से 1903, यहां पे भी रेफरेंस दी गई है कि इसने भी जो नगरकोट के राजा थे, जो कटोच रूलर्स थे, उनको हराया था। तो इन तीनों के तीनों राजाओं को जो है वो एक बार याद रख लेना। यहां पे राजतरंगिणी में जब इन राजाओं के बारे में पढ़ा जाता है, तब हम लोगों को पता चलता है कि ये नगरकोट की, यानी कि ये जो त्रिगारता वाला एरिया है, इसकी बात हो रही है, इसके बारे में रेफरेंस दी जा रही है। तो ये थोड़े से फैक्ट्स हैं जिनको 3 राजाओं के नाम जो है वो आप लोग याद रखोगे। क्लियर। अच्छा, इसके साथ में एक और कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। वो ये है कि जो कौशिका ऋषि हैं, उन्होंने त्रिगारता को ये कहा कि त्रिगारता जो वो 6 कॉन्फेडरेशन, यानी कि 6 प्रोविंसेस से मिलके बनी हुई है। और उन 6 प्रोविंसेस के नाम क्या है? पहले का नाम है कौनदुपरथा, दूसरे का नाम है दंदकी, तीसरे का नाम है रोशकती, अगला है जलमनी, अगला है ब्रह्मगुप्ता, अगला है जानकी। क्लियर। तो ये 6 अलग अलग आपकी कन्फेडरेशन हुआ करती थी, 6 अलग अलग प्रोविंसेस जिन्होंने मिलके जो है वो त्रिगारता को बनाया हुआ था। डन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनको लोकेट आज तक हम नहीं कर पाए हैं, यानी कि मैं यहाँ पे आज नहीं बता सकता हूँ कि ये कौन से वाला एरिया है। लेकिन हाँ, ये 6 कन्फेडरेशन जो है, या कॉन्फेडरेशन, काइंड ऑफ फेडरेशन, जहाँ पे 6 स्टेट्स डिसाइड करते हैं कि उन्होंने क्या करना है। क्योंकि हुआ क्या था कि जब जनपदाज और महाजनपदाज भी बनते थे, वो भी 2 तरीके से बनते थे। या तो वो रिपब्लिकन सिस्टम पे बनते थे। रिपब्लिकन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे 6 छोटे छोटे गांव डिसाइड करेंगे कि हम जनपद बन जाएंगे, हम महाजनपद बन जाएंगे। बड़े बड़े जनपद डिसाइड करेंगे कि हम महाजनपद बनाए जाएंगे। वॉलंटियर, यानी कि 4 अलग अलग नेता इकट्ठे होंगे, वो एक बड़ा किंगडम बना देंगे। क्लियर। दैट इज काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ रिपब्लिक। दूसरे बनते थे फोर्सफुल एक्विजिशन, यानी कि मैं राजा हूं, मैंने हराया, कंट्रोल कर लिया, दूसरे को हराया, कंट्रोल कर लिया। वहां पे कोई कन्फेडरेशन या कोई फेडरेशन या कोई रिपब्लिक नहीं बना करता था। तो जो रिपब्लिक शब्द है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि आज ही यूज होना शुरू हुआ है। रिपब्लिक टाइप ऑफ जो जनपद या महाजनपद है, वो हमें आज से 2000-2500 साल पहले देखने को मिलते हैं। समझे खान?
तो चलिए ये सारे की सारी स्टोरी है। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया है कि लिटरेरी सोर्सेज कौन कौन से, उनमें क्या क्या लिखा गया है। आपने सिर्फ काम की बातें याद रखनी है, आपने राजाओं के नाम याद रखने हैं, आपने साल याद रखने हैं, आपने कॉन्ट्रीब्यूशन याद रखना है, दैट्स इट। आपने किताबें याद रखनी है, आपने नाम याद रखने हैं। इसके अलावा आपने कहानियों को, बस इन सब चीज़ों को लिंक करने के लिए जो है वो मेमोराइज करना है। तो ये थे हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। आज के लेक्चर का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल हम लोग जो कांगड़ा के राजा हैं, कांगड़ा के जो इंपॉर्टेंट किंग्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है, बहुत बार इसके ऊपर, तो इसको रट लेना आप। ठीक है, ये आज का पहली चीज है जहां पे कोई स्टोरी नहीं है, कोई कहानी नहीं है, बस आपको एक सजेशन है कि ये जो चार्ट है इसको आप लोग चार्ट लेना, मतलब याद कर लेना। डन। देखिए यहाँ पे यूरोपियन ट्रेवलर्स हैं, तो यहाँ पे बहुत बार ईयर स्पेसिफिक सवाल पूछा जाता है। तो अलग अलग यूरोपियन ट्रेवलर हैं, जिनमें से कुछ फ्रेंच हैं, मैक्सिमम जो है वो आपके ब्रिटिश हैं, वो हिमाचल प्रदेश हिली एरियाज में। अब हिमाचल प्रदेश में भी हम किसकी बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज मेंशन कर देता हूँ। देखिए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा है? नगरकोट है। क्लियर? नगरकोट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। डन। क्योंकि नगरकोट में ही राजा या किंग बैठा करता था। तो कोई भी अगर फॉरेन ट्रेवलर आ रहा है तो ऐसा हो सकता है ना कि वो बाहर से चला जाए, मतलब कांगड़ा वाले एरिया से तो गुजरे लेकिन वो नगरकोट ना आए, तो हम मानेंगे ना कि वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आया था। तो ये जो सारे के सारे हैं ये सारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं। अब इनमें से कुछ ऐसे हैं जो नगरकोट से गुजरे नहीं, यानी कि जो कांगड़ा आपका स्पेसिफिक एरिया जहां पे राजा बैठा करता था उससे नहीं मिले या उस एरिया से नहीं गुजरे, तो वो भी मैं आपको रेफरेंस के रूप में दूंगा। तो सबसे पहले जिसका नाम आप याद रखोगे, क्लियर, वो है थॉमस कोरियट। 1615 में वो कांगड़ा आए हुए थे। तो इन्होंने मेंशन किया था कि किस तरीके से जो कांगड़ा का मंदिर है वहां पे जी कटी हुई जीव जो है वो फिर से रीग्रो हो जाती है। इनकी राइटिंग में हम लोगों को ये चीजें देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट इज आपका थेवेनॉट। 1666 में जो है इन्होंने ज्वाला जी और कांगड़ा, ये 1666 में कांगड़ा आए थे, क्लियर, और इन्होंने ज्वाला जी के बारे में मेंशन किया था। डन। नेक्स्ट है आपके फॉस्टर जो 1783 में आए थे। ये कांगड़ा के बाहर से ही चले गए, कांगड़ा के आउटर हिल से चले गए, कांगड़ा या जो नगरकोट है वहां पे नहीं आए, लेकिन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से गुजरे 1783 में। अगले आपके हैं मूरक्राफ्ट। क्लियर? तो मूरक्राफ्ट जब वो 1832 में आए, अगेन ये भी कांगड़ा यानी नगरकोट से नहीं गुजरे, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो हिल्स थी यानी कि नगरकोट के बाहर की जो पहाड़ियां थी जो कांगड़ा का ही हिस्सा हुआ करती थी वहां से गुजरे। उसके बाद आपके विघ्ने हैं, ये 1835 में आए। उसके बाद जो बांस है ये आपके जब 1852 में आए, जहां पे उन्होंने कांगड़ा को डिस्क्राइब किया, दैट इज नो सीनरी इन माय ओपिनियन प्रेजेंट सच ए सबलाइम एंड डिलाइटफुल कॉन्ट्रास्ट। तो एक स्टेटमेंट है जो कांगड़ा के लिए बांस के द्वारा दी गई है। क्लियर? तो याद रखना ये मेरे को जितना याद आ रहा है एक बार पेपर में स्टेटमेंट डायरेक्टली आ चुकी थी कि किसने ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट दी हुई है। तो ये जो अंग्रेज आए हैं यहाँ पे, इन सबके नाम, इनका जो थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। वैसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपको इन दो एस्पेक्ट्स में है ये जो है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ईयर स्पेसिफिक बन सकता है, क्लियर, कौन सा नगरकोट विजिट नहीं किया ये बन सकता है, या क्रोनोलॉजी के ऊपर बन सकता है, सीक्वेंस के ऊपर बन सकता है कि पहले कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे पे कौन है। तो ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इसको आप लोग मेमोराइज करिए, इसको आप लोग जो है वो रीड करिए। तो ये था आज के लेक्चर के लिए हमारा जो है वो कांगड़े के इतिहास की शुरुआत। कल से हम लोग जो हमारे राजे हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को पढ़ेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऐसे ऐसे करके जो वो धीरे धीरे हम लोग मूव करते जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में डेलिबरेटली चीज़ों को थोड़ा लाइट रखा गया है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ें और ज़्यादा और फैक्ट्स जो है वो आपके डोमिनेट होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और साथ में ध्यान रखिए जो आपके हैंडआउट्स हैं, आज के हैंडआउट पे तो नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम जब हैंडआउट्स हमारे आएंगे यानी कि जब एक डिस्ट्रिक्ट खत्म होगी तो डिस्ट्रिक्ट के बाद प्रैक्टिस एमसीक्यू भी अटैच किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट के खत्म होने पे। डिस्ट्रिक्ट के हो सकता है 2 पार्ट हो, 3 हो, 4 हो, तो जब डिस्ट्रिक्ट का लास्ट फॉर एग्जाम्पल किसी एक डिस्ट्रिक्ट के 3 पार्ट्स हैं तो जो थर्ड पार्ट जब खत्म होगा तो उसके बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी दिए जाएंगे, ताकि आप साथ साथ देख भी लो ना कि तैयारी हो भी रही है कि नहीं हो रही है। डन। तो चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं कल, थैंक यू।